Hello everyone, in this video we are going to discuss will under Muslim law. Will under Muslim law is also known as wasiyat. We have discussed will along with the Hindu Succession Act as well. ठीक है. Normally testamentary succession के context में use होता है will. So a person who dies, that means propositus. पहले तो ये देखना होता है कि प्रोपोजिटस ने अपनी डेथ से पहले कोई विल बनाई थी या नहीं बनाई थी. विल बेसिकली इज एन इंस्ट्रूमेंट इन विच द propositor specifies that how his property should devolve, which person should get how much share of that property. ठीक है. वो अपनी प्रॉपर्टीज का पूरा स्टेटस उस विल में स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है, कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, किसके पास जाएगी, किसके पास नहीं जाएगी, कितना शेयर जाएगा, कितना नहीं जाएगा, और कितना राइट फिर इनहेरिटेंस से जाएगा. ठीक है. So that is will. So will basically is an instrument in that regard that becomes effective only after the death of the person. ठीक है. जो भी टेस्टेटर होता है उसकी डेथ के बाद will actually effective होती है एंड उससे पहले नहीं होती है. That means a will is revocable before the death of testator, और डेथ होने के बाद वो irrevocable हो जाती है, वो फाइनल हो जाती है will. पर डेथ होने से पहले तक will कभी भी फाइनल नहीं होती है. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग हिंदू सक्सेशन एक्ट. बट अभी अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो विल का मीनिंग तो सेम ही है. दैट विल इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच अ पर्सन मेक्स his deposition of how his properties must be transferred. Will is an instrument by which a person makes deposition of his property to take effect after his death. ओके, सो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट डॉक्यूमेंट. सो दिस इज बिकॉज इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट में डिफरेंस होता है. इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट. ठीक है. अगर ये इंस्ट्रूमेंट है तो ये डॉक्यूमेंट है. ठीक है. तो हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, बट हर इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट होता है बिकॉज इट इज इन रिटन फॉर्म. बट द डिफरेंस इज दैट एन इंस्ट्रूमेंट specifies or creates राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टी. राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो होती हैं पार्टीज की वो स्पेसिफाई होती है या वो क्रिएट होती है एक इंस्ट्रूमेंट में, इसलिए हम उसे इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं. एक नॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट भी डॉक्यूमेंट होता है, जरूरी नहीं है उसमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज की बात करी गई हो. बट येस, अगर राइट्स एंड लाइबिलिटीज एड्रेस्ड है, इफ दे आर स्पेसिफाइड, देन दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड डॉक्यूमेंट. विल भी इंस्ट्रूमेंट होता है एंड नॉट अ डॉक्यूमेंट. ठीक है. डॉक्यूमेंट तो होता है बट इट इज इन द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. क्यों? क्योंकि लेगेटीज होते हैं, उन सबकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज स्पेसिफाइड है, उन सबकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिफाइंड है. ठीक है. नाउ coming specifically to will under Muslim law. First of all, you need to know that will under Muslim law can be oral as well. ठीक है. अगर हम इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो विल की पोजीशन है, बाकी जो भी पर्सनल लॉज है उनमें विल गवर्न होता है इंडियन सक्सेशन एक्ट से, इंक्लूडिंग अमंग हिंदूज एज वेल. ठीक है. हिंदूज में भी जो विल वाला पार्ट है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होता है. एंड इंडियन सक्सेशन में एक्ट में क्या होता है, दैट द विल must be in writing and attested by at least 2 witnesses.
ठीक है, बट द प्रोविजंस गिवन अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट डू नॉट अप्लाई ऑन मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ में विल के अपने अलग रूल्स हैं। उसमें पहली बात तो बिल को लेकर यही पोजीशन है दैट अ विल कैन बी ओरल एज वेल। Also, if the will is oral, then no particular form of words is necessary। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर फॉर्म में, इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में अगर उन वर्ड्स को बोला जाए तभी वो विल वैलिड विल होगी। सो नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड्स इज रिकमेंडेड। Then the only requirement, first of all, is that the testator and legatee must be competent। ठीक है, कॉम्पिटेंट होने चाहिए टेस्टेटर भी और लेगेटी भी। अगर हम टेस्टेटर की कॉम्पिटेंसी की बात करें तो एक टेस्टेटर कॉम्पिटेंट कब होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट बी अ मुस्लिम, तभी मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स अ टेस्टेटर मस्ट बी अ मुस्लिम। ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का होना चाहिए। देन ही मस्ट हैव अटेन्ड मेजॉरिटी। एंड इसके कंटेक्स्ट में मेजॉरिटी हम लेते हैं 18 ईयर्स। दैट मीन्स इंडियन मेजॉरिटी एक्ट अप्लाइज इन दिस कंटेक्स्ट। यहाँ पर जो नॉर्मली मेजॉरिटी कंसिडर होती है मुस्लिम लॉ में दैट इज ऑफ 15 ईयर्स, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती। यहाँ पर मेजॉरिटी अटेन होती है इन दिस कंटेक्स्ट एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स के बाद ही एक मुस्लिम मैन विल अपनी फ्रेम कर सकता है। ठीक है, सो ये थी कॉम्पिटेंस टेस्टेटर की। लेगेटी की अगर हम बात करें देन अ लेगेटी must be competent to hold property। ठीक है, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए। इट कैन बी एन इंस्टीट्यूशन एज वेल। ठीक है, पर्सन तो हो ही सकता है प्लस इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। देन दिस लेगेटी कैन बी अ नॉन मुस्लिम एज वेल। जरूरी नहीं है कि मुस्लिम पर्सन ही हो, एक नॉन मुस्लिम के फेवर में भी विल हो सकती है। प्लस मुस्लिम्स। No, bequest cannot be made in favor of a murderer। In favor of murderer। अब इसमें भी डिफरेंट पोजीशन है सुन्नी और शिया लॉ के कंटेक्स्ट में। इफ वी टॉक अबाउट सुन्नी लॉ तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि एक्सीडेंटल डेथ ही या इंटेंशनली मर्डर कमिट हुआ है। ठीक है, इन एनी केस इफ इट इज नोन दैट मर्डर इज कमिटेड बाय द पर्सन, या फिर जो डेथ हुई है कॉज वो किसी और पर्सन की वजह से हुई है, तो उसके फेवर में अगर विल बनाई गई है तो वो वैलिड नहीं होगी। सो इंटेंशनल and accidental deaths included। बट अगर हम यही शिया लॉ की बात करें शिया लॉ में एक्सीडेंटल डेथ अगर हुई है किसी पर्सन से तो वो एक एग्जेम्पशन बन जाता है। उस केस में अगर विल उसके फेवर में ट्रांसफर हुई है तो वो वैलिड होगी। ठीक है, बट अगर इंटेंशनल डेथ है, किसी ने जानबूझकर किसी का मर्डर किया ताकि विल में जो प्रॉपर्टीज हुई है उसके नाम उसे जल्दी मिल जाए, तो वो फिर वैलिड नहीं होगी विल। ओके, सो ओनली इंटेंशनल डेथ्स इंक्लूडेड। एक्सीडेंटल डेथ है तो वो एक्सक्लूडेड होती है शिया लॉ के कंटेक्स्ट में। देन अ बिक्वेस्ट कैन बी मेड इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन। अब यहाँ पर वर्ड्स ये यूज नहीं हुए हैं दैट अ पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, रादर द वर्ड्स यूज्ड आर अनबॉर्न पर्सन। इसका मतलब ये है कि इफ द पर्सन हैज नॉट बीन कंसीव्ड, अगर चाइल्ड
कंसीव हो गया है और पहली बात चाइल्ड कंसीव नहीं हुआ है, ठीक है। ये दोनों पोजीशंस हम करेंगे डिस्कस। चाइल्ड कंसीव्ड एंड चाइल्ड नॉट कंसीव्ड। देखो चाइल्ड अगर कंसीव ही नहीं हुआ है तो वो विल वैलिड होगी नहीं, सो will not be valid in his favor, will not valid, ठीक है। बट अगर चाइल्ड कंसीव हो गया है देन द विल बी वैलिड। अब इसके कंटेक्स्ट में भी सुन्नी एंड शिया लॉ में पोजीशन डिफरेंट है। ओनली इफ विल, सिर्फ ये कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही वैलिड होगी। अगर सुन्नीज में if the child is born within 6 months of the date of making of the will, ठीक है, child born within 6 months of making of the will, तो सुन्नीज में अगर 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो चाइल्ड बॉर्न हो रहा है, जिस दिन विल बनी है उसके 6 महीने के अंदर जो कंसीव चाइल्ड था वो बॉर्न हो गया, तो विल हो जाएगी वैलिड। बट अगर 7th मंथ में वो बॉर्न हो रहा है या फिर एक दिन लेट भी हो रहा है तो विल नेगेट हो जाएगी, विल वैलिड नहीं रहेगी। एंड इन केस ऑफ शिया, if the child is born within 10 months, child born within 10 months, so सुन्नीज में 6 months में देखा जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द विल, शियाज में 10 months का टाइम पीरियड लिया जाता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों टाइम फ्रेम में चाइल्ड बॉर्न हो रहा है आफ्टर द चाइल्ड इज कंसीव्ड, देन ओनली द विल बी वैलिड, अदरवाइज नॉट, ठीक है। Now there are certain forms of bequest. देखो अगर स्ट्रेट अवे कंडीशंस दे रखी है दैट इफ पर्सन इज मेकिंग अ विल एंड ही स्पेसिफाइंग इन द विल दैट उसकी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टीज ऐसे ऐसे ट्रांसफर हो जानी चाहिए, ये तो स्ट्रेट अवे विल है, दैट विल बी वैलिड अगर नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस है वो फुलफिल हो रहे हैं एंड इफ द लेगेटी एंड द टेस्टेटर बोथ आर कॉम्पिटेंट, ठीक है। बट अगर हम दूसरे फॉर्म्स की बात करें, मान लो कंटिंजेंट बिक्वेस्ट है, दैट मीन्स इफ द विल इज डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर कंटिंजेंट इवेंट देन दैट विल बी वॉइड, वो वैलिड नहीं होती है। कंडीशनल बिक्वेस्ट की अगर हम बात करें, conditional bequest is when the bequest is dependent on a certain condition. It will take effect as if no condition is attached to it. तो वो विल ऐसे इफेक्टिव होगी, वो विल नॉर्मली इफेक्टिव होगी एंड वो जो कंडीशन है उस विल के साथ जो अटैच है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा एंड विल एक नॉर्मल फॉर्म ले लेगी, नॉर्मली वो इन्फोर्स होगी। देन नेक्स्ट इज बिक्वेस्ट ऑफ लाइफ एस्टेट। अब इसके कंटेक्स्ट में सुन्नी और शिया लॉ में पोजीशन डिफरेंट है। सुन्नी लॉ में this kind of bequest is considered as a conditional bequest, ठीक है, considered as a conditional bequest। तो जो पोजीशन कंडीशनल बिक्वेस्ट के कंटेक्स्ट में है वही अप्लाई होगी, दैट मीन्स इट विल टेक इफेक्ट एज इफ नो कंडीशन इज अटैच्ड टू दैट विल, उस कंडीशन को साइडलाइन करके वो विल एनफोर्समेंट में आएगी, ठीक है। बट अगर हम यही शिया लॉ की बात करें देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड विल। बिक्वेस्ट ऑफ लाइफ एस्टेट शिया में वैलिड विल मानी जाती है, ठीक है। सो इट विल टेक इफेक्ट along with all the conditions attached to it. Then one important point that you need to remember is that there is a limit on the amount of property that a Muslim can transfer through will. Limit on the property that can be transferred
through will. Now this position is also different in Shia and Sunni law, so let's discuss that. First of all, only one third property can be bequeathed. ठीक है, सिर्फ वन थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है. सो अगर मान लो ये एक टोटल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी है, तो इसमें एक मुस्लिम पर्सन सिर्फ अपना वन थर्ड शेयर, इतना पार्ट जो है वो विल में ट्रांसफर कर सकता है, जिसके लिए उसे बाकी लीगल एयर्स की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बाकी जो टू थर्ड प्रॉपर्टी है वो बाय इनहेरिटेंस ही ट्रांसफर होगी. बट इफ द मुस्लिम पर्सन वांट्स टू ट्रांसफर मोर देन वन थर्ड शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी to someone else, then he needs to take permission of all the other heirs. ठीक है, जितने भी बाकी लीगल heirs हैं उन सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी. अब मान लो ये जो मुस्लिम पर्सन है ये एक किसी लीगल हेयर के फेवर में विल बनाना चाहता है. ठीक है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर लीगल heirs. एक्सक्लूडेड. ठीक है, तो इस लीगल हेयर के फेवर में जब उसे वो विल बनानी है, तो उसके लिए शिया लॉ में पोजीशन ये है दैट इफ ही इज मेकिंग द विल फॉर जस्ट वन थर्ड शेयर, अगर वो अपना जो वन थर्ड शेयर जो उसने ओरिजिनली साइड में निकाला हुआ है फॉर द पर्पसेस ऑफ विल, सिर्फ वो वही ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको बाकी लीगल हेयर्स की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. नो परमिशन रिक्वायर्ड फॉर वन थर्ड शेयर. बट हाँ, अगर इससे ज्यादा ट्रांसफर करना है उसी लीगल हेयर के फेवर में, तो फिर बाकी लीगल हेयर्स की परमिशन चाहिए. बट सुन्नी में ऐसा नहीं है. सुन्नी में अगर वो वन थर्ड शेयर भी किसी लीगल हेयर के फेवर में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए भी उसको परमिशन लेनी पड़ेगी बाकी लीगल हेयर्स की. अगर वो किसी नॉन लीगल हेयर के फेवर में कर रहा है विल ट्रांसफर, तो कोई परमिशन की जरूरत ही नहीं है. बट अगर लीगल हेयर के फेवर में कर रहा है तो बाकी लीगल हेयर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी. परमिशन required for one third share as well. ठीक है, ये याद रखना कि ये जो परमिशन की हम बात कर रहे हैं ये तभी क्वेश्चन अराइज हो रहा है जब लीगल हेयर के फेवर में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया है. नॉन लीगल हेयर के फेवर में तो आराम से वन थर्ड शेयर भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको परमिशन की जरूरत नहीं है. बट अगर लीगल हेयर के फेवर में करना है वन थर्ड शेयर ट्रांसफर या उससे ज्यादा भी, तो शिया लॉ में वन थर्ड शेयर वो आराम से ट्रांसफर कर सकता है, उसको परमिशन की जरूरत नहीं है बाकी लीगल हेयर्स की. बट सुन्नी लॉ में उस वन थर्ड शेयर को ट्रांसफर करने के लिए भी उसको परमिशन की जरूरत है. When the amount of property that can be transferred by a will, वो जब कैलकुलेट करते हैं तो टोटल प्रॉपर्टी में से पहले फ्यूनरल चार्जेस माइनस करते हैं. ठीक है, फिर क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो डिडक्ट होता है. पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का होता है, फिर अनसिक्योर्ड डेट डिडक्ट होता है, और उसके अलावा भी अगर कोई डेट है या किसी भी फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी है, एनी अदर फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी, वो रिड्यूस होती है. ठीक है, उसके बाद जो फाइनल अमाउंट आता है वो होता है नेट एसेट्स, और फिर इन नेट एसेट्स में से कैलकुलेट होता है वन थर्ड शेयर जो कि वाया विल ट्रांसफर किया जा सकता है, एंड जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो फिर वाया इनहेरिटेंस ट्रांसफर होता है मुस्लिम हेयर्स के बीच में. ठीक है, एंड वो टेस्टेटर है उसका अपना डिस्क्रिशन होता है वेदर ही वांट्स टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी थ्रू विल और डायरेक्टली थ्रू इनहेरिटेंस, वो उसका अपना डिस्क्रिशन होता है. देन अ विल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम. ठीक है, विल इज ऑलवेज रेवोकेबल, चाहे तुम कोई भी पर्सनल लॉ ले लो, विल इज ऑलवेज रेवोकेबल. बिफोर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, बिकॉज डेथ होने के बाद कौन चेंज करेगा विल को. सो विल इज ऑलवेज रेवोकेबल बिफोर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, एंड
टेस्टेटर की डेथ होने के बाद वो विल जो होती है वो इरेवोकेबल हो जाती है, वो फाइनल हो जाती है। तो जो लास्ट विल होती है वो फाइनल मानी जाती है हमेशा, और अगर उससे पहले कुछ विल्स रिवोक हो गई है तो उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है, नेट इफेक्ट उनका कुछ नहीं रहता। एंड जो लास्ट विल होती है वो इरेवोकेबल बन जाती है टेस्टेटर की डेथ के बाद। ठीक है, सो विल इज ऑलवेज रेवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द टेस्टेटर, बट उसकी डेथ होने के बाद विल जो होती है वो इरेवोकेबल बन जाती है, वो फाइनल हो जाती है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग विल्स अंडर मुस्लिम लॉ। थैंक यू।